बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फॉर्म्स ऑफ डीएनए को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, गर्मियों के मौसम के अंदर अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि गर्मियों के मौसम में लोगों ने जो है वो बारीक और ठंडे कपड़े पहन रखे होते हैं, जबकि उन्हीं लोगों को अगर आप सर्दियों के अंदर ऑब्जर्व करें तो उन लोगों ने मोटे और गर्म कपड़े पहन रखे होते हैं। अब ऐसा तो यूजुअली इसलिए किया जाता है कि लोग अपने आप को बदलते हुए मौसमी हालात के मुताबिक अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं। अपने आप को दर्जा हरारत से, हीट से, गर्मी से महफूज रखने के लिए क्या करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, अपनी क्लॉथ्स के अंदर, अपनी शक्ल सूरत के अंदर क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लेके आते हैं ताकि उस बदलते हुए माहौल का मुकाबला किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी जिंदा चीज के सेल को उठाकर देखें, अब उस सेल के अंदर मौजूद डीएनए को देखें तो डीएनए भी क्या करता है, बदलते हुए हालात के साथ अपनी शक्ल सूरत तब्दील करता है। अब जिस तरह मैंने कहा गर्मियों के अंदर लोग डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, सर्दियों के अंदर डिफरेंट, बिल्कुल इसी तरह जब सेल के अंदर कंडीशन नॉर्मल होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, यानी कि सेल के अंदर दर्जा हरारत भी ठीक होता है, पानी की मिकदार भी ठीक होती है, साल्ट की, आयन की, हर चीज़ की मिकदार मुनासिब होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर तो सेल के अंदर का माहौल नेचुरल है, तब जब हम डीएनए को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें डीएनए एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर नजर आएगा। लेकिन अगर उसी सेल के अंदर किसी भी तरह से उसके माहौल के अंदर कोई तब्दीली लाई जाए, फॉर एग्जांपल पानी की कमी हो जाए, तो तब अगर हम सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो सेल के अंदर मौजूद डीएनए हमें एक नई फॉर्म के अंदर नजर आएगा। अब इन्हीं फॉर्म्स को हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए की बेसिकली हमारे पास 5 फॉर्म्स होती हैं: ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, ई डीएनए और जेड डीएनए। सी डीएनए और ई डीएनए के मुतालिक अभी इतना ज़्यादा मालूमात नहीं है कि हम उसके स्ट्रक्चर या फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकें, इसीलिए हमारे सिलेबस के अंदर भी ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए को डिस्कस किया गया है। अब इनके दरमियान हम डिफरेंस को थोड़ा सा वाज़े करने की कोशिश करते हैं। देखें, जब कंडीशन नेचुरल होंगी, अब ये तवज्जो से सुनिएगा, जब कंडीशन नेचुरल होंगी, नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या है, टेम्परेचर भी नॉर्मल होगा, पीएच भी नॉर्मल होगी, वाटर की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल होगी, जिसको आम लफ्जों के अंदर हम ऑप्टिमम कंडीशन कह सकते हैं। यानी जब सेल के अंदर कंडीशन ऑप्टिमम होगी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी, तब अगर हम सेल के अंदर मौजूद डीएनए को ऑब्जर्व करेंगे तो वो डीएनए हमें बी डीएनए की फॉर्म के अंदर नजर आएगा। लेकिन अगर उस सेल के अंदर मौजूद जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अंदर तब्दीली आती है, चेंज आती है, चेंज क्या आती है कि पानी की कमी हो जाती है। अब पानी की कमी को आम लफ्जों के अंदर हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यानी अगर कंडीशन नेचुरल की बजाय डिहाइड्रेटिंग कंडीशन हो जाए, तब अगर हम सेल के अंदर मौजूद डीएनए को ऑब्जर्व करेंगे तो वही डीएनए जो हमें बी डीएनए की फॉर्म के अंदर नजर आ रहा था वो फिर हमें ए डीएनए की फॉर्म के अंदर नजर आएगा। तो ये है इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस। मजीद हम इनको एलाबोरेट करते हैं तो बी डीएनए, जिसके पहले मैंने बता दिया कि ये वो वाला डीएनए है जो नेचुरल कंडीशन के अंदर पाया जाता है और इसके मुतालिक हम मैट्रिक और इंटर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ये वही डीएनए जो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। तो बातें भी वही हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो डीएनए है ये राइट हैंडेड और डबल हेलिक्स होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात कहता है कि इसका डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब 20 एंगस्ट्रॉम बेसिकली 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये जो एंगस्ट्रॉम है ये इसका मेजरमेंट का यूनिट है। डायामीटर बेसिकली इसकी चौड़ाई को हम बोलते हैं। तो अगर हम बी डीएनए का डायामीटर देखें तो वो 20 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद कहते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब बेस पेयर क्या होते हैं, डीएनए को हमने कहा था कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और न्यूक्लियोटाइड को हम देखें तो वो एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। तो वो जो नाइट्रोजन बेस है उसको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, बेस पेयर। तो वो कहता है कि ये जो बेस पेयर डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह, इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दूसरा होता है वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि अगर हम डीएनए को ऑब्जर्व करें
तो ये इसके क्या है, टर्न्स हैं। एक टर्न ये है, एक टर्न ये है, एक टर्न ये है। तो अगर हम डीएनए के एक टर्न को देखें बी डीएनए की सूरत में, तो इस एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, यानी 10 नाइट्रोजनस बेस के यूनिट मौजूद होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कितने होंगे, 10 इन केस ऑफ बी डीएनए। उसके बाद कहता है कि अगर इसके स्ट्रैंड्स पर गौर किया जाए तो ये हमें एंटी पैरेलल नजर आते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम एक स्ट्रैंड है और दूसरा इसके मुखालिफ है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हैं। उसके बाद कहता है कि अगर हम इनके अंदर मौजूद ये जो बेस पेयर हैं इनको ऑब्जर्व करें कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये इसके एक्सेस के करीब मौजूद होते हैं। अब ये मकाम जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो क्वाइल कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इसका हेलिक्स एक्सिस। तो ये जो बेस पेयर हैं ये इस हेलिक्स एक्सिस के ऊपर क्या होते हैं, इसके नज़दीक क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद कहता है कि डीएनए इज एसिमेट्रिकल ड्यू टू राइबोज शुगर। अब डीएनए एसिमेट्रिकल कैसे नजर आता है, राइबोज शुगर की वजह से। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है और इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, नाइट्रोजन बेस मौजूद है और यहाँ पर फास्फेट ग्रुप मौजूद है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो किसी कार्नर के ऊपर नाइट्रोजन बेस जुड़ी हुई है, किसी कार्नर के ऊपर क्या मौजूद है, फास्फेट ग्रुप मौजूद है। इस तरह जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड मिलेगा इसके साथ, तीसरा चौथा ऐसे, तो इसकी जो सिमेट्री है वो थोड़ी सी रैंडम हो जाती है, यानी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट नहीं आती। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर के अंदर टर्म्स आ जाते हैं। ये जो डबल हेलिकल में नजर आता है, तो ये जो डीएनए की इरेगुलर सिमेट्री नजर आती है ये बेसिकली इनकी वजह से, ये नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप की वजह से है कि इनकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे कॉर्नर के ऊपर मौजूद है और एक क्या है, किसी और कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। तो इसीलिए जो डीएनए है वो एसिमेट्रिकल नजर आता है ड्यू टू राइबोज शुगर। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि ये जो डीएनए बी डीएनए, इट इज अ प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ डीएनए विच प्रेजेंट अंडर नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। वही बात जो शुरू के अंदर मैंने बताई कि जब हम कंडीशन नॉर्मल होंगी तब अगर सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो डीएनए नजर आएगा वो बी डीएनए की फॉर्म के अंदर नजर आएगा। नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मीन टेम्परेचर, वाटर, आयन, साल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑप्टिमम होगी। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है इसका, वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो बी डीएनए के अंदर एंटी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब ये एंटी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखिए ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के एक कॉर्नर के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच है और दूसरे के ऊपर क्या मौजूद है, फास्फेट ग्रुप मौजूद है। अगर इस शुगर के साथ जो नाइट्रोजन बेस है ये यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर एक प्रॉपर बॉन्ड के साथ, एक पूरे एक तरीके के साथ यहाँ पर अटैच हो तो हम इसको बोलते हैं एंटी कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा से सुन लें, अगर पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस एक प्रॉपर बॉन्ड के जरिए एक फासले के ऊपर, एक कॉर्नर के ऊपर, साइड के ऊपर, इससे थोड़ा अवे मौजूद है, बॉन्ड के जरिए अवे है, इसके ऊपर नहीं है, तो बॉन्ड के जरिए थोड़ा सा इससे अवे मौजूद हो तो हम बोलते हैं एंटी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन बेस इस पेंटोज शुगर से इस बॉन्ड की बजाय, थोड़ा सा अवे होने की बजाय इसके ऊपर आकर ओवरलैप कर जाए, नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से अवे होने की बजाय, बॉन्ड के जरिए जुड़ने की बजाय इसके ऊपर ही आकर ओवरलैप कर जाए, तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं सिन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये नाइट्रोजन बेस जहां पर ये मैंने दिखाया है कि कॉर्नर के ऊपर एक बॉन्ड के जरिए इससे अवे है, इसके ऊपर नहीं है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम फिर बोलते हैं एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक होती है सिन और दूसरी होती है एंटी। अब ये जो बॉन्ड नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के दरमियान डीएनए के अंदर बनता है, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम भी दिया जाता है। वैसे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान आपने पढ़ा था, लेकिन डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के दरमियान बॉन्ड बनता है इसको भी क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सिन भी होती है और एंटी भी होती है। एंटी कब होती है, जब नाइट्रोजन बेस
इसके साथ बांड बना के थोड़ा सा इससे दूर हो, लेकिन अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिन कॉन्फ़िगरेशन। तो जब बी डीएनए को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर हमें जो ग्लाइकोसाइडिक बांड की कॉन्फ़िगरेशन नजर आती है वो क्या होती है, एंटी होती है। लास्ट में मैंने वही बात लिख दिया कि इसको वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। अब दूसरी फॉर्म आती है हमारे पास ए डीएनए। शुरू के अंदर मैंने बताया कि ये हमें नजर आता है जब नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो। नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी टेम्परेचर, वाटर, आयन की कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर वाटर की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आता है और पानी की कमी हो जाती है या वाटर रिमूव हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन कंडीशन, तो अगर कंडीशन डिहाइड्रेटिंग हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तब जब हम इस डीएनए को ऑब्जर्व करते हैं तो यही बी डीएनए हमें ए डीएनए की फॉर्म के अंदर नजर आता है। उसके बाद कहते हैं कि ये रेयर टाइप ऑफ डीएनए है। अब रेयर क्यों है, नायाब क्यों है, बहुत कम क्यों देखने को मिलती है? देखिए, क्योंकि हमें मोस्टली जो है कंडीशन नेचुरल मिलती हैं, तो हमें डीएनए भी बी डीएनए की फॉर्म के अंदर नजर आता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कुछ वायरसेस वगैरह के केस के अंदर कि पानी की कमी हो जाती है, ये कभी कभार ऐसा होता है, तो इसीलिए तब हमें ए डीएनए को देखने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये क्या है, रेयर टाइप ऑफ डीएनए है। उसके बाद कहते हैं कि ए डीएनए जो है ये मोर कंपैक्ट होता है एज कंपेयर टू बी डीएनए। अब बी डीएनए की निस्बत ए डीएनए ज्यादा कंपैक्ट क्यों है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। सेकंड पॉइंट वही है क्या करें, डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। थर्ड नंबर पर वही बात, ये भी क्या था, राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। ये वही सेम वही डीएनए है, बस सिर्फ फर्क आ गया है कि कंडीशन क्या है, डिहाइड्रेटिंग है। तो ये भी क्या है, राइट हैंडेड एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान है वो ये वाला पॉइंट है कि डायामीटर को अगर हम देखें तो इसका डायामीटर 26 एंगस्ट्रॉम है, और अगर हम बी डीएनए का डायामीटर देखें तो ये क्या है, 20 एंगस्ट्रॉम। अब आप इन डायग्राम्स को देखें, इस डायग्राम को देखें, ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर डीएनए इस तरह का नजर आता है। लेकिन अगर पानी की कमी हो जाए तो फिर डीएनए हमें इस डीएनए की फॉर्म के अंदर नजर आता है, और हम इसको बोलते हैं ए डीएनए। अब अगर आप इसके डायामीटर को देखें तो पहले यूं देखें, यूं था, मतलब ऐसे सीधा था, फिर क्या हुआ है, जैसे ही वाटर की कमी हुई है तो ये थोड़ा ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, तो इसके डायामीटर के अंदर भी क्या आई है, तब्दीली आई है। आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इसका डायामीटर कम है और इसका क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद कहता है कि अगर हम इसके अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न देखें, इसके अंदर कितने थे, 10 थे, लेकिन इसके अंदर है 11.6 बेस पेयर पर टर्न। अब बेस पेयर ज्यादा होने की वजह से और इसके अलावा इसका डायामीटर ज्यादा होने की वजह से ये बी डीएनए से ज्यादा कंपैक्ट होता है ए डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट हैज हॉलो सेंट्रल कोर। ए डीएनए का जो सेंट्रल कोर होता है वो खोखला होता है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा मजीद बारीकी की तरफ चला जाता है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ, मजीद एलाबोरेट नहीं करता, बस इसको ऐसे लिख देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसके ग्रूव्स को अगर देखा जाए, बी डीएनए और ए डीएनए के ग्रूव्स यानी गढ़े, ये जो टर्न इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं गढ़े, ये वाले जो ज्यादा क्या नाम है बड़े हैं उनको हम मेजर ग्रूव कह रहे हैं, और जो छोटे हैं हम उनको क्या कह रहे हैं, माइनर ग्रूव्स। तो ये जो मेजर और माइनर ग्रूव हैं, अगर हम ए डीएनए के अंदर देखें तो मेजर ग्रूव नैरो एंड डीप होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर ग्रूव, इसका भी मेजर ग्रूव देख लें और इसका भी मेजर ग्रूव देख लें, तो ये नैरो एंड डीप है ज्यादा बी डीएनए की निस्बत। इसी तरह माइनर ग्रूव को देखें तो माइनर ग्रूव वाइड एंड शैलो है, कम कर है। ये देखें माइनर ग्रूव इसका और इसका माइनर ग्रूव देखें तो ये क्या है, इसकी निस्बत वाइड एंड शैलो है। उसके बाद वही बात जो इसके अंदर हमने देखी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन एंटी थी, इसके अंदर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एंटी होगी, यानी कि नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के कॉर्नर के ऊपर बॉन्ड के जरिए क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। उसके बाद इसकी डिस्कवरी को देखें तो रॉसलैंड फ्रिंकलिन ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद लास्ट के ऊपर हमारे पास आता है जेड डीएनए। अब जेड डीएनए इन दोनों डीएनए से क्या है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब पहला पॉइंट ही इसका मुख्तलिफ है कि ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। ये राइट हैंडेड डीएनए था,
ये भी राइट हैंडेड डीएनए था, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एलाबोरेट किया, ये देखें 5 से 3 था, ये भी 5 से 3 था, लेकिन इसको अगर आप देखें तो ये पहले क्या है 3 से 5 और ये फिर क्या है 5 से 3, तो ये क्या है लेफ्ट हैंडेड डीएनए मौजूद है हमारे पास। हम इसको क्या बोलते हैं, जेड डीएनए। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इसकी सिमेट्री को देखें तो ये हमें जिग जैग नजर आता है। जिग जैग क्यों नजर आता है, इसका पॉइंट आगे चल के देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर 20 था, उसका 26 था, लेकिन जेड डीएनए का डायामीटर 18 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर नंबर ऑफ बेस पेयर पैटर्न देखें, इसके 10 थे, ए डीएनए के 11.6 थे, लेकिन जेड डीएनए के 12 बेस पेयर पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जेड डीएनए का एग्जैक्ट फंक्शन हमारे पास अभी क्लियर नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे पास सी डीएनए और ई डीएनए भी होता है, लेकिन इनके मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जेड डीएनए के मुतालिक भी हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए हम इसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक बताने में नाकाम है। उसके बाद इसके ग्रूव की बात करता है कि इसका मेजर ग्रूव देखा जाए तो हमें फ्लैट नज़र आता है, ये देखें, ये देखें, लेकिन इसके माइनर ग्रूव को देखा जाए तो हमें डीप एंड नैरो नजर आता है। उसके बाद इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसको ए डीएनए और बी डीएनए से मुमताज करता है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन एंटी थी, इसके अंदर भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन एंटी थी, लेकिन जेड डीएनए के अंदर ऐसा नहीं होता। जेड डीएनए के अंदर होता यह है कि इसके अंदर जो पायरिमिडीन बेस है, नाइट्रोजन बेस पायरिमिडीन एंड प्यूरिन हमारे पास दो तरह की होती हैं, तो इसके अंदर जो पायरिमिडीन बेस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो एंटी होती है, यानी नाइट्रोजन बेस यहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन अगर हम इसकी प्यूरिन की अपना वो देखें कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास सिन कॉन्फ़िगरेशन नजर आती है, यानी कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है ये इस पेंटोज शुगर के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। तो ये क्योंकि इसको ऊपर ओवरलैप कर जाती है तो इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हमें ये वाला डीएनए जो है ये जिग जैग शक्ल के अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। लास्ट के अंदर इसकी डिस्कवरी बताई गई है, जेड डीएनए को अलेक्जेंडर रिच और उसके कुलीग ने मिलकर डिस्कवर किया था।